प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास के एक्सरसाइज 5 में आपका स्वागत है। आज आप समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं समूह क्या है। जैसे 10-20 बच्चे एक जगह बैठे हैं तो वह एक बच्चों का समूह हुआ। अगर 10-20 गायें एक जगह झुंड में बैठी है तो वह गायों का समूह हुआ। उसी तरह अगर हम कुछ संख्याओं को एक साथ लिख दें तो वह एक संख्याओं का समूह हुआ। अब उन संख्याओं के एक समूह को आप देखें। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 1, 4, 9, 16, 25। आप कुछ संख्याओं को समूह को देख रहे हैं। इन संख्याओं के समूह के बारे में अगर आप सोचें तो आपको इस समूह का अगली संख्या भी आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे सबसे पहले समूह को देखें, यह 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इसके बाद में आने वाला संख्या कौन सा होगा? तो आप सोचेंगे कि हर प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का अंतर है, अर्थात 2 जोड़ देने पर अगला संख्या प्राप्त होता है। 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़े 6, तो हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब दूसरे समूह को देखें। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। अगर इस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 1 का 2 गुना करने पर 2, 2 में फिर 2 से गुना करें तो 4, 4 में 2 से गुना करें तो 8। इस तरह प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर उसे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 32 के बाद क्या प्राप्त होगा? 64। तीसरे संख्याओं के समूह में देखें। 1, 4, 9, 16, 25 है। 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो इसका अगला संख्या क्या होगा? तो 6 का वर्ग 36 होगा। इस तरह आपके पास जितने भी संख्याओं का यह समूह यहाँ लिखा हुआ है उनमें आप अगली संख्या को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि यह संख्याओं का समूह एक निश्चित नियमानुसार क्रमबद्ध है। निश्चित नियमानुसार क्रमबद्ध संख्याओं के समूह को अनुक्रम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखें, अनुक्रम जिसे हम लोग अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियमानुसार क्रमबद्ध हो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 1, 4, 9, 16, 25 इत्यादि। इन संख्याओं के समूह में पहली संख्या को प्रथम पद, दूसरी संख्या को दूसरा पद, तीसरी संख्या को तीसरा पद, चौथी संख्या को चौथा पद कहते हैं। इन पदों को हम लोग A1, A2, A3, A4, AN इत्यादि से सूचित करते हैं। A1 लिखा हो तो आप क्या समझेंगे? मतलब पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद और AN का मतलब nवां पद। इसको एक और तरह से भी सूचित किया जाता है। T1, T2, T3, T4 Tn। T1 का मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म, T2 दूसरा पद सेकेंड टर्म, T3 तीसरा पद थर्ड टर्म,
Tn nवां पद अर्थात nth टर्म। इस तरह से अनुक्रम के पहले, दूसरे, तीसरे पदों को क्रमशः A1, A2, A3 या T1, T2, T3 से सूचित करते हैं। अनुक्रम के पहले, दूसरे, तीसरे डॉट डॉट nवें पद को क्रमशः A1, A2, A3 डॉट डॉट An या T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से सूचित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अनुक्रम का चौथा पद क्या है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह चौथा पद 8 है। इसी तरह अब आप बताइए दूसरे अनुक्रम का दूसरा पद क्या है, तो दूसरे अनुक्रम का दूसरा पद 2 है, अर्थात A2 का मान 2 है। इस तरह से आप किसी अनुक्रम के किसी भी पद को सूचित करने के लिए जो यह तरीका बताया गया है, इसे आप भली भांति याद कर लें। अब हम लोग श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी क्या है? देखिए, अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ प्लस के चिन्ह या घटाव माइनस के चिन्ह से युक्त कर देने पर जो संख्याओं का एक समूह बन जाता है, उसे हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो अब आप श्रेणी के बारे में जानिए। श्रेणी, सीरीज, अनुक्रम के पदों को धन, प्लस या ऋण माइनस चिन्ह से संबंधित कर देने पर श्रेणी प्राप्त होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एक अनुक्रम है, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 को श्रेणी कहेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 को श्रेणी कहते हैं। इस तरह आपने यह देखा कि अनुक्रम के पदों को जोड़ या घटाव के चिन्ह से संबंधित कर देने पर श्रेणी प्राप्त होता है। अब हम आपको इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण बात समानांतर श्रेणी के बारे में बताते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यह समानांतर श्रेणी क्या है? आपने अनुक्रम के बारे में पढ़ा है, फिर श्रेणी के बारे में भी पढ़ा है। तो समानांतर श्रेणी भी अनुक्रम है, लेकिन एक विशेष प्रकार के अनुक्रम को ही हम लोग श्रेणी कहते हैं, और उन्हीं श्रेणियों में एक समानांतर श्रेणी है। इसकी क्या पहचान है? तो देखिए, अगर संख्याओं का समूह 2, 4, 6, 8, 10 पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें एक विशेषता है। किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को हम घटाते हैं तो अंतर सभी जगह बराबर आता है। अगर दूसरे पद में से पहले को घटा देते हैं तो 4 में 2 घटा 2 आया। तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं तो 6 में से 4 घटा 2 आया। फिर चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, फिर हमें 2 प्राप्त होगा। अर्थात इस
अनुक्रम के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को ही हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। आप योग कह ले कि वैसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है, तो ऐसे अनुक्रम को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। आप एक दूसरा उदाहरण देखें, 3, 6, 9, 12, 15। क्या आप इसे समानांतर श्रेणी कहेंगे? तो आप दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए, तो 6 में से 3 घटाइए, क्या प्राप्त हुआ? 3। फिर तीसरे में से दूसरे पद को घटा दीजिए, 9 में से 6 घटाइए, फिर आपको प्राप्त हुआ 3। फिर चौथे में से तीसरे पद को घटा दीजिए, अर्थात 12 में 9 घटाइए, 3 प्राप्त हुआ। और फिर 15 में से आप 12 घटाइए, कितना प्राप्त हो रहा है? 3। तो आप कहेंगे कि दो क्रमागत पदों का अंतर सभी जगह बराबर है, तो यह समानांतर श्रेणी में है। क्या आप इस श्रेणी के अगला पद ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, जो अंतर दो क्रमागत पदों का है, उस अंतर को किसी भी पद में जोड़ देने पर उससे आगे वाला पद हमें प्राप्त हो जाता है। अगर इसका लास्ट पद 15 है और इसमें दो पदों का अंतर 3 है, तो 15 में अगर 3 जोड़े तो 18, यह अगला पद प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम 3 जोड़ते जाए तो हमें अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो अब बताएं समानांतर श्रेणी क्या है? तो वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है, उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी लिखा जाता है। ए का अर्थ एरिथमेटिक और पी का अर्थ प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी लिखते हैं। वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि A1, A2, A3, A4 AN समांतर श्रेणी में है, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 ... अर्थात प्रत्येक दो पदों का अंतर सदैव समान होता है। अब हम लोग एक उदाहरण देखें। 2, 4, 6, 8, 10। दूसरा उदाहरण देखें। 1, 4, 7, 10, 13 इत्यादि। आपने यह जो दो उदाहरण देखे, इनमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी में है। अब एक तीसरा उदाहरण देखिए। A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D ... इसे भी अगर आप ध्यान दें तो प्रत्येक पद में D जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, अतः यह भी समानांतर श्रेणी में है। इस तरह आपने क्या देखा कि समानांतर श्रेणी की पहचान क्या है? तो हम लोग दूसरे पद में से पहले को घटा लेंगे, फिर तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, इस तरह से हम लोग घटाते जाएंगे और देखेंगे कि यह अंतर सदैव समान है या नहीं। अगर समान है तो इसे हम लोग समानांतर श्रेणी में कहेंगे।
समांतर श्रेणी को एपी से सूचित करते हैं, अर्थात इसे हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं। अब आपने जो दो क्रमागत पदों का अंतर देखा है, इसे हम लोग पदांतर, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसे प्रायः डी से सूचित करते हैं। तो अब आप देखें पदांतर किसे कहते हैं। पदांतर या सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर पदांतर कहलाता है। पदांतर कहलाता है, अर्थात एपी के किसी पद से उसके ठीक पहले वाले पद को घटाने पर प्राप्त संख्या पदांतर कहलाता है। पदांतर को प्रायः डी से सूचित करते हैं। उदाहरण 3, 6, 9, 12, 15। जरा इस श्रेणी पर ध्यान दें। क्या यह समानांतर श्रेणी में है? तो हाँ, दूसरे पद में से पहले को घटाइए। 6 में से 3 घटाए, 3 प्राप्त हुआ। फिर तीसरे में से दूसरे पद को घटाइए। 9 में से 6 घटाए, क्या हुआ? 3 प्राप्त हुआ। अर्थात प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव बराबर है, यह समानांतर श्रेणी में है। तो इसका पदांतर क्या होगा? तो आप इसका पदांतर डी निकालने के लिए दूसरे पद में पहले को घटा दीजिए। कितना प्राप्त हुआ? 3। इस तरह से आप किसी भी समानांतर श्रेणी के पदांतर को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद एवं पदांतर ज्ञात करें। यह एक बहुत हल्का प्रश्न है। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि प्रथम पद कितना है। तो सबसे पहला पद, प्रथम पद इसका 3 है और पदांतर कितना होगा? तो अगर हम दूसरे पद में से पहले को घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम लोग पदांतर कहेंगे। तो 1 में से आप 3 घटा दीजिए। 1 में 3 घटाने पर -2 प्राप्त होगा। यह -2 इस समानांतर श्रेणी का पदांतर कहलाएगा। दिया गया एपी 3, 1, -1, -3 प्रथम पद ए बराबर 3, पदांतर डी बराबर 1 घटाव 3 -2। तो इस तरह से आप किसी भी समानांतर श्रेणी को देखकर उसका प्रथम पद और पदांतर ज्ञात कर सकते हैं। आपने यह सीखा कि दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। तो अब आप इस सिद्धांत से
एक क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन, यदि संख्याएं a-2, 4a-1 तथा 5a+2 एक समांतर श्रेणी बनाती है, तो a ज्ञात करें। देखो बच्चों, यह प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याएं a-2, 4a-1 एवं 5a+2 AP का निर्माण कर रही है, तो हमें a बताना है। तो कैसे a बताएंगे? तो देखिए, आप अगर दूसरे पद में से पहले को घटा दें और तीसरे में से दूसरे को घटा दें तो परिभाषा के अनुसार यह दोनों बराबर होगा, और इस समीकरण से हम लोग a का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हल, a-2, 4a-1, 5a+2 समांतर श्रेणी में है, इसलिए 4a-1 a-2 इक्वल टू 5a+2 4a-1। आपने क्या देखा? हमने दूसरे पद में से पहले को घटाया, फिर तीसरे पद में से दूसरे को घटाया, और यह दोनों अंतर आपस में बराबर है, और यह एक समीकरण का निर्माण किया। अब इसे हम लोग हल करते हैं। 4a-1 a+2 इक्वल टू 5a+2 4a+1। 4a में से a को घटा दीजिए, 3a, -1 में +2 जोड़िए, आपको +1 प्राप्त है। फिर 5a में 4a घटा दीजिए a, और 2 में 1 जोड़ दीजिए 3। अब आपका 3a और दाहिने तरफ से a बाएं लाइए, -a बराबर 3 -1, 2a इक्वल टू 2, a बराबर 2/2, कट करके 1 हुआ। आपने क्या देखा? a का मान कितना आया? 1। इस तरह के और भी क्वेश्चनों को आप बनाने का अभ्यास कीजिए। अब आप एक थ्योरम देखिए। थ्योरम प्रमेय, समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा पदांतर d हो तो समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a+n-1 इंटू d होता है। आपको यह प्रमेय याद कर लेना होगा कि समानांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का क्या सूत्र है? वह है an बराबर a+n-1 इंटू d। अब इसे आप प्रमाणित करें तो इसका हल देखें। AP का प्रथम पद a तथा पदांतर d है, इसलिए AP, जरा ध्यान दीजिए, आप क्या पढ़े हैं कि समानांतर श्रेणी के पहले पद में अगर पदांतर जोड़ दे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। तो पहला पद a और दूसरा पद a में d जोड़ दिए तो a+d। अब तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा? तो दूसरे पद में फिर पदांतर d जोड़ दीजिए, तो दूसरे पद में d जोड़िएगा तो a जोड़ 2d, फिर d जोड़िए a जोड़ 3d। इस तरह से आप अगला पद निकाल लीजिएगा।
तो हमने देखा कि एपी क्या प्राप्त हुआ हमें, ए प्लस डी दूसरा पद के रूप में, एपी का तीसरा पद प्राप्त हुआ ए प्लस 2d, चौथा पद प्राप्त हुआ ए प्लस 3d। अब इससे आप थोड़ा गौर से देखें, पहला पद a1 बराबर a है, क्या हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर 1 में से 1 घटा दीजिए 0, i इंटू डी 0, अर्थात यह a ही रह गया। अब दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, इसे आप इस प्रकार से लिखिए 2 माइनस 1 इंटू डी। जरा देखिए यहाँ डी है और यहाँ 2 माइनस 1, तो 1 i इंटू डी, अर्थात यह भी a प्लस डी ही रहा। अब तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, अर्थात a प्लस 3 माइनस 1d। अगर आप इसी तरह अन्य पदों को निकालते जाएं तो nवां पद आपको क्या प्राप्त होगा, जरा सोचें। आपने जब तीसरा पद निकाला तो a प्लस 3 माइनस 1d है, पद की संख्या से एक कम है d की संख्या। दूसरे पद में आपने क्या देखा, तो यहाँ भी 2 माइनस 1 है, अर्थात दूसरे पद में की संख्या से एक कम है। तो हम nवां पद अगर निकाले तो यहाँ पर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस सूत्र को 2-4 बार लिख करके और इसे 2-4 बार पढ़ करके याद कर लें। इस सूत्र से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब इस सूत्र के आधार पर आप एक प्रश्न को देखें। प्रश्न एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। हल दिया गया एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। आप सबसे पहले इस एपी का प्रथम पद ज्ञात करें। तो प्रथम पद जिसे आप ए कहते हैं वह कितना होगा, तो यह पहला पद देखें 2 है, तो ए का मान 2 होगा। अब पदांतर या सर्व अंतर जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो अब हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालिएगा, तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरा पद यहाँ 7 है, पहला पद 2 है, तो 7 में 2 घटा दीजिए, कितना हुआ 5। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वह सूत्र है जिससे आप nवां पद निकाल सकते हैं। तो आप जरा सोचिए यहाँ n का मान कितना होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि आप 10वां पद निकालें, तो n का मान 10 होगा। तो अब इस सूत्र में आप n के जगह 10 रख दे, a के जगह 2 और d के जगह 5 रख दे और हल कर दे, तो आपको 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। a 10, फिर a के जगह 2, n के जगह 10 घटाव 1 और d के जगह 5, 2 जोड़ 9 गुना 5, 2 जोड़ 45, 45 और 2 47। इसलिए दिए गए एपी का 10वां पद 47 प्राप्त हुआ। इस तरह से किसी भी दिए गए एपी के किसी भी पद को आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र पर एक थोड़ा इससे जटिल प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन
वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमें वह एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हल। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग प्रथम पद और पदांतर को कुछ मान लेंगे। तो माना एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर बराबर डी है। प्रश्न से तीसरा पद बराबर 5। अब आप तीसरा पद कैसे निकालेंगे? जरा इसके पहले जो एक सूत्र आप पढ़े हैं वह सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप तीसरा पद निकाल रहे हैं तो एन के जगह 3 रख दीजिए। 3 रखिएगा तो आपको प्राप्त होगा 3 घटाव 1 इंटू डी, अर्थात ए जोड़ 3 घटाव 1 2 डी, ए प्लस 2 डी। तो हमें यह तीसरा पद प्राप्त हो रहा है ए प्लस 2 डी। ए प्लस 2 डी बराबर 5, अर्थात ए जोड़ 2 डी बराबर 5। इसे आप समीकरण 1 कहें। फिर 7वां पद बराबर 9। तो आप 7वां पद कैसे निकालेंगे? तो ए जोड़, इस सूत्र के अनुसार n के जगह 7 रखकर 1 घटा दें तो आपको प्राप्त होगा 6d बराबर 9। अब आप इन दोनों समीकरणों को देखें। यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इसे हल करने पर हमें a और d प्राप्त होगा। 2 में से 1 को घटाने पर a जोड़ 6d बराबर 9 और a जोड़ 2d बराबर 5। आप घटा दीजिए तो a और a कैंसिल, 6 में 2 घट गया 4d बराबर 4, d बराबर 4/4 कट करके 1 आया। अब आपने d का मान निकाल लिया। अब a कैसे निकालेंगे? तो इस d के मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर a जोड़ 2 गुना d के जगह 1 रख दीजिए बराबर 5। a जोड़ 2 बराबर 5, a बराबर 5 घटाव 2 बराबर 3। आपने a भी निकाल लिया कि वह 3 आया और d भी निकाला वह 1 आया। तो आप AP कैसे निकालेंगे? तो AP निकालने का तरीका आप पहले सीखे हैं कि अगर हम लोग पहला पद में इस d को जोड़ दें तो दूसरा प्राप्त होगा। तो 3 जोड़ 1 4। फिर दूसरे पद में d को जोड़ दें तो तीसरा प्राप्त होगा। 4 में 1 जोड़ दीजिए 5। इसी तरह जोड़ते चले जाइए, आपको आगे के सभी पद प्राप्त होते चले जाएंगे। अतः AP 3 4 5 6 7 यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप समानांतर श्रेणी के nवें पद वाले सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगले दिन आपको समानांतर श्रेणी के
इन पदों के योग के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित सवालों को आपको हल करना सिखाएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।